नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अ, क्षितिज भाग 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक मैंने पहला आपको सॉल्व करा दिया है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सीबीएसई 2025 के पेपर्स हैं जो कि टोटल अ, कई सेट्स में आते हैं। हम लोगों ने वहाँ से 6 सेट उठाए हैं और वो आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है? तो ध्यान से देखिए। अभी शुरू करते हैं अगला सेट नंबर 2। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ध्यान रखिए ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 2025 के रिसेंट के पेपर हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। रिपीट ना भी हो फिर भी एक पैटर्न तो रिपीट होता ही है ना? तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो पक्के तौर पे आप अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने बात किया है गद्य पाठों की, हम बात कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये तीनों 3 इंटू 2 मतलब कि 2-2 नंबर के टोटल 6 मार्क के हो जाएंगे और शब्द सीमा है 25 से 30, है ना? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये आपको बताया था कि सीबीएसई की जो कॉपी मिलती है उसमें आप कोशिश करेंगे ये तीनों एक ही पेज में करने के लिए। ठीक है? एक क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपको तीनों एक ही पेज में करने हैं। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा सॉरी नेताजी चश्मा पाठ में कस्बे के लोगों के किस प्रयास को सराहनीय कहा जा रहा है? कितना सिंपल क्वेश्चन है और क्यों? ठीक है? तो आपको पता है कि बच्चों ने वहाँ पे सरकंडे का चश्मा लगा दिया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि मोतीलाल बनाना भूल गया, जो कि जिसने मूर्ति बनाई थी नेताजी की वो चश्मा बनाना भूल जाता है। संभावित कारण है ना? और जो मूर्ति पे चश्मा लगाता था कैप्टन है वो मर चुका है। ठीक है ना? तो लोगों ने देश भक्ति में सरकंडे के चश्मा लगाए से बच्चे पहला बनाते हैं, ऐसा करके लिखा हुआ, इसलिए ये प्रयास सराहनीय कहा गया। ठीक है? तो हम इसका आंसर भी देखते हैं, सीबीएसई ने क्या आंसर दिया है वो भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए कि प्रश्न के दोनों हिस्सों के लिए प्रजाति पाठ को आधार उत्तर देने हैं क्या? कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने के प्रयास को, ये भी हम बोलेंगे, लेकिन कहीं चैप्टर में लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? ये जो बात लिखी गई है ये किस जगह सराहनीय बताया गया है कि जो सरकंडे का चश्मा लगाया गया। देखिए यहाँ पे लिखेगा नीचे, है ना? कारण कारण क्या है? देशभक्तों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगाना देशभक्ति का प्रतीक है ना? मूर्ति से लोगों में देशभक्ति और प्रेरणा की भावना जागृत होती है। नेताजी के प्रति उनके आदर और सम्मान का प्रतीक है। नेताजी की स्मृतियों धरोहर को सरोज कर संजो कर रखने का एक प्रयास किया गया। तो ऊपर से इसमें से 2 भी आप रख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो किस प्रयास को सराहनीय कहा गया है? सरकंडे का चश्मा जो कि लगाया गया है ना? कब? जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल चश्मा लगाना भूल गया है। ठीक है ना? है ना? क्यों? क्योंकि देशभक्ति वहां पे साफ साफ पता चलती है लोगों की। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू की चिंता किस प्रकार की है? देखिए ध्यान से, है ना? यहाँ सवाल क्या पूछा गया? पतोहू मतलब कि जो उनके बेटे की बहू थी उसकी चिंता किस प्रकार की है? उसका दूसरा विवाह कराने के लिए उनके भाई को बुलाते हैं। ठीक है? अब ये पतोहू कहती है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो कौन आपको खाना पानी देगा? ठीक है? ये बूढ़ी अवस्था में आपको कौन खाना पीना देगा? तो वो कहते हैं ठीक है तुम फिर यहाँ रहो, मैं निकल जाता हूँ घर छोड़ करके, है ना? इससे उनके व्यक्तित्व के किस गुण का पता चलता है कि बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही ओपन माइंडेड हमारे बाल गोविंद भगत हैं। ठीक है? तो देखिए आंसर क्या दिया गया है ना? कि बेटे की मृत्यु के बाद पतोहू को उसके भाई के साथ हठ पूर्वक पुनर्विवाह के लिए भेजना, ये उनके व्यक्तित्व क्या है? कि वो वात्सल्य गुण रखते हैं, प्रगतिशील सोच के हैं, डेवलपिंग नेचर के हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और त्याग की भावना बहुत ही अच्छे तरीके से उनके अंदर है। ठीक है? तो ये बात मैंने आपको बता दी। अगला देखिए, संस्कृति पाठ के संदर्भ में असंस्कृति और असभ्यता किसे कहेंगे? अब देखिए उदाहरण के साथ इसका एग्जाम्पल दीजिए आप, है ना? उदाहरण के साथ आपको देना है। ठीक है? संस्कृति क्या थी? वह योग्यता, वह प्रेरणा, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई चीज बनाए और वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, वो सभ्य कहलाएगी। ठीक है? तो वो सोच अगर वो इसमें मानव का कल्याण हित नहीं है तो पक्के तौर पे वो सोच क्या कहलाएगी? असंस्कृति कहलाएगी और उससे जो चीज बनेगा वो असभ्यता होगी, है ना? तो ठीक है, तो देखते हैं सीबीएसई ने इसको क्या आंसर दिया है। देखिए कि कल्याण की भावना से अगर नाता टूटता है तो वो सोच क्या बन जाएगी? वो सोच, वो प्रवृत्ति, है ना, वो क्या बन जाएगी? वो तुरंत बन जाएगी असंस्कृति और उससे
जो चीज निकल करके आएगी वो क्या होगी, वो असभ्यता कहलाएगी, आत्मविनाश के साधन होगी। तो देखिए ये बात मैंने आपको बताया। आपने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पक्के तौर पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, लखनऊ सॉरी लखनवी अंदाज के दोनों पात्र नवाब साहब और लेखक मूलतः एक समान सफेद पोश सज्जन है। इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। खुद लेखक बोलते हैं कि अब ताजा चिकना खीरा वहां सामने रखा हुआ है। वहां लेखक खुद बोलते हैं कि अब कैसे इनको ये गवारा हो कि कोई सफेद पोश आदमी इनको खीरा खाते हुए देखे। याद करिए, कोई सफेद पोश आदमी इनको दूसरे दर्जे के ट्रेन में टिकट लेकर के सफर करते हुए देखे, ठीक है। तो ये उदाहरण ही तो, एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई ने क्या आंसर दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। क्या दिया हुआ है कि संभ्रांत वर्ग से होना, औपचारिकतापूर्ण व्यवहार और परिष्कृत लखनवी भाषा का प्रयोग ये दिखाता है। शिष्टाचार का पालन करना, नवाब साहब का खीरा खाने के बारे में पूछना और लेखक का विनम्रता से मना करना। झूठा आत्मसम्मान, नवाब साहब द्वारा संस्कृति के लिए उत्साह न दिखाना संगति के लिए, और लेखक का भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा लेना, ठीक है। दिखावे में विश्वास करना, लेखक द्वारा नवाब साहब की पेशकश को ठुकरा देना, ठीक है। और नवाब साहब द्वारा अपनी स्वान बनाए रखने के लिए खीरा खाने का एक अलग ढोंग रचना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो दूसरे दर्जे का टिकट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, खीरा कैसे उनके सामने खाएं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, सम्राट भंग होने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है वो भी कर सकते हैं, कि दोनों आत्मसम्मान बचा रहे हैं, सामने बैठ करके दूसरों बातें नहीं कर रहे हैं। ये सब आ जाएगा आपका किसमें, सब आ जाएगा इसमें नवाबीपन दिखाने के लिए, सफेद पोश बनने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका गद्य का। अब आते हैं पद्य वाले पे, ठीक है। ये है पद्य का, ठीक है। तो पद्य से क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो देख लेते हैं कि अपने पाठ्यक्रम से पढ़ी एक ऐसी कविता का उल्लेख कीजिए जो पूरी तरह से प्रकृति की शोभा पर केंद्रित है। कविता के केंद्रीय भाव को लिखिए। प्रकृति की सुंदरता आपने पढ़ लिया है, उसमें अड़ नहीं रही उसमें पढ़ लिया है, उत्साह में थोड़ी बहुत पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, बात आप बड़े आराम से इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अट नहीं रही, देखिए लिखा हुआ है प्रश्नों के दोनों हिस्सों में प्रजाति को उपयुक्त उत्तर देने हैं, अट नहीं रही। अब अट नहीं रही कविता में आपने देखा है कि फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसके उल्लास में परिवर्तन का वो दिखाया गया है, ठीक है। प्रकृति के असीमित अपरिमित आभा के बारे में बताया गया, प्रकृति और मानव मन का गहरा संबंध बताया गया। देखा गया था कि वो एक छायावादी कविता है, आपने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो छायावादी कविता किस तरीके से लिखी जाती है उसके बारे में भी हमको इसमें समझ में आना चाहिए। कैसे कि वातावरण में जो वसंत आया हुआ है, ठीक है, सॉरी वही फागुन का महीना आया हुआ है, वैसे ही जब मन में आता है तो वसंत और फागुन का महीना तो क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ते समय देखा था। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो पूछा गया है यहाँ पे क्या है कि यह तंतुरित मुस्कान का कवि बालक की माँ को धन्य क्यों कह रहा है। शिशु के प्रति मानव माता किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करती है, ठीक है। माँ को धन्य, धन्य तुम हो, धन्य तुम्हारी माँ भी है, याद है हमने पढ़ा था उसमें साफ साफ उन्होंने बोला था कि क्यों आखिरकार धन्य बोला है, क्योंकि देखो बच्चों के पास जो खुशी है उसको देने वाली कौन है, माँ ही तो है, ठीक है। मधुपर कौन कराती, माँ ही तो है, ठीक है। तो इस वजह से माँ को धन्य बोला गया है ना। और कौन कौन से कर्तव्य निर्वाह करती है, खिलाना पिलाना कपड़े पहनाना उसकी सेवा करना उसको तेल लगाना सब कुछ काम कौन करता है, माँ करती है, ठीक है। अब देखिए इन कंटेंट को ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या चीजें लिखनी है। देखिए अब यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या जवाब दिया गया है कि पालन पोषण और प्रवासी पिता के आगमन पर उसका परिचय कराना ये माँ की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अबोध शिशु की देखभाल करना, उसे मधुपर्क पान करवाना ये भी माँ की जिम्मेदारी है। शिशु के पोषण स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखना माँ की जिम्मेदारी है। शारीरिक मानसिक सुरक्षा प्रदान करना ये भी किसकी है, माँ की जिम्मेदारी है। संस्कार देना, शिशु को स्नेह और अपनापन प्यार देना ये भी किसकी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। आत्मकथा का लेखक आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपने जीवन की झलकियां हमारे सामने रख देता है। कविता के आधार पर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। समझ में आ रहा है कि एक ऐसा स्वप्न देखा जो उनको मिला नहीं और वो मुस्कुराकर भाग गया, कोई एक दर्द छुपा हुआ है, ठीक है।
और आपने एक बार और देखा कि मैं अपने सीवन को उखेड़ना नहीं चाहता हूँ, मतलब कि जिन घावों को, जिन दर्दों को उन्होंने सिल दिया है, उनको वो वापस उखेड़ना नहीं चाहते। तो बहुत सारे हैं, और मैं अपनी कमजोरियां, अपनी प्रवंचनाएं, अपने धोखे कैसे आपको बता दूं, ये सब आप इनमें से कोई एक दो तीन पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए सीबीएसई ने क्या आंसर दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जीवन का सामान्य होना और कष्टों और दुखों से भरा होना बता दिया मैंने। जीवन में लोग छल करते हैं, व्यंग करते हैं, उपहास, है ना, ये सब सहन करना। कवि के सपनों का पूरा होने से पहले ही बिखर जाना बताया था, वो स्वप्न नहीं मिल पाता है उनको, उसके बारे में। प्रिय व्यक्ति की स्मृति जीवन का पाथेय बनना, हर एक इंसान का जीवन का कोई न कोई पाथेय होता है, ठीक है। वो पाथेय है हमेशा क्या होता है, वो स्मृति होती है जो अच्छी स्मृति है, ठीक है। हम खराब स्मृति को बोझ बना करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ने साफ साफ हमें इंडिकेट किया है कि आपको अच्छी स्मृति को अपने पास रखना है, वही आपके जीवन का पाथेय बनेगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संगतकार के दो गुणों का उल्लेख करते हुए लिखिए कि इन्हीं दो का चयन आपने क्यों किया है। कितना बेहतरीन सवाल है, कोई दो गुण, ठीक है। आपने बोल दिया कि संगतकार मुख्य गायक से अपनी आवाज ऊंची नहीं करता है, तो आप बोलो तो भाई ये उसकी मानवता है, मुझे समझ में आता है, ये अच्छी बात है। जब कभी भटक जाता है तो समय पे स्थायित्व को संभाल के रखता है, क्यों? क्योंकि उस मौके को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? संगतकार की। तो आप इनमें से दो कोई पॉइंट लिख दीजिए, मैं सीबीएसई का आंसर दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, समर्पण पूरी तरीके से, निस्वार्थ भाव, मनुष्यता, विनम्रता, पोलाइटनेस, संयम, अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन, ये सब चीजें किसके अंदर होती हैं? संगतकार के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। ये सारी गुण है, इनमें से कोई दो गुण आपको लिखना है, और कारण आपको लिख देना है खुद से कि ये सब चीजें होने पे ही तो एक सम्मान बनता है ना एक संगतकार का। तो आज ये सेकंड सेट भी खत्म कर दिया है हमने, आगे बढ़ते हैं चार, वो भी हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।